2009 से 2020 तक क्रिप्टो को किसी ने भी सीरियस नहीं लिया, लेकिन अगर आप आज डेटा उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका मार्केट कैप 4 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। और अब मजीद इसको इग्नोर करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पूरी दुनिया में तकरीबन 500 प्लस मिलियन लोग क्रिप्टो करेंसी को ओन करते हैं और लोगों ने बहुत पैसा बनाया है इससे। मिलियंस छोड़े बिलियन तक लोगों ने यहाँ से बनाए हैं। इसलिए ये आपके पास 2026 की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर मैं इसको कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन स्टडीज बताती हैं कि 84% बिगनर्स यहाँ पे लॉस कर लेते हैं और उसकी रीज़न बहुत सिंपल है, लैक ऑफ नॉलेज। बहुत से लोग जब स्टार्ट करते हैं तो वो इसके सिस्टम को नहीं समझते। क्रिप्टो करेंसी है क्या, कैसे वर्क करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बिहाइंड द चार्ट मैकेनिज्म का कुछ नहीं पता होता। इसलिए उन्हें कभी भी सही से प्राइस मूवमेंट और मार्केट का आइडिया नहीं होता। दैट्स वाई वो लोग सिर्फ तुक्के पे और दूसरों की प्रोडिक्शंस पे चल रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट वो लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। और मजे की बात यह है कि आप लोगों को ऐसा मेंटोर भी नहीं मिलता जो उन्हें ए टू जी बेसिक क्लियर करा के खुद एनालाइज करना सिखाए। इसलिए मैं क्रिप्टो में आ गया हूँ और जिस टॉपिक को आप आज तक कॉम्प्लिकेटेड समझ के अवॉइड करते आए हैं, उससे मैं इतना इजी वे में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, जिससे आपको सही सिस्टम की समझ आएगी कि ये कैसे रन हो रहा है और आप इसमें कैसे पैसा बना सकते हैं। वाई वॉज क्रिप्टो करेंसी इन्वेंटेड? क्रिप्टो करेंसी क्या है ये समझने से पहले आपको जरा पीछे जाना पड़ेगा कि ये बनाई क्यों गई थी। बार्टर सिस्टम आपको समझाता हूँ। आपको पता होगा कि शुरू में इंसानों के पास कोई करेंसी नहीं होती थी, वो एक चीज दे के दूसरी चीज ले लेते थे, बार्टर सिस्टम जिसे बोलते हैं। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये था कि जो भी चीजें दो लोग आपस में एक्सचेंज करने के लिए विलिंग होते थे, उनकी वैल्यू में बहुत फर्क होता था। जैसे कोई इंसान अगर एक हॉर्स खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास देने के लिए सिर्फ एक मुर्गी हो, अब कोई अपने इतने बड़े घोड़े को छोटी सी मुर्गी से क्यों एक्सचेंज करेगा? इसलिए लोगों ने गोल्ड और सिल्वर जैसी प्रेशियस मेटल्स के कॉइन्स बना के वही एक्सचेंज करना शुरू कर दिए। अब हॉर्स की वैल्यू 10 कॉइन और मुर्गी की वैल्यू 2 कॉइन के हिसाब से लोग लेन देन यानी एक्सचेंज करने लगे। अब यहाँ गवर्नमेंट ने सोचा कि उन्हें ये सारी प्रेशियस मेटल्स अपने पास जमा कर लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि अपनी मेटल यानी जो भी गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हैं वो हमारे पास जमा करवा देना और हमसे एक रसीद ले लें। अब लोग वो रसीद कहीं भी यूज करके चीजें या सर्विसेज खरीद सकते थे। उन मेटल कॉइन्स को कैरी करना लोगों के लिए कुछ मुश्किल था, इसलिए लोगों को गवर्नमेंट का ये आइडिया अच्छा लगा। कुछ टाइम बाद वो रसीद प्रिंटेड पेपर्स की फॉर्म में दी जाने लगी और गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि कोई भी कभी भी आके अपना गोल्ड वापस नहीं लेता है। इसलिए उन्होंने लालच में ज्यादा पेपर्स प्रिंट करना शुरू कर दिए। यानी जहां 100 पेपर्स 100 गोल्ड बार्स के इक्वल थे, वहीं गवर्नमेंट ने 200 पेपर्स प्रिंट कर दिए। अब ये देखने में तो ठीक था क्योंकि हर कोई उन पेपर से ही खुश था। हर सिस्टम उन पेपर्स को एक्सेप्ट कर रहा था और कोई भी गवर्नमेंट का एक्चुअल गोल्ड रिजर्व चेक नहीं कर रहा था। लेकिन ये डेंजरस भी था। गवर्नमेंट को डर था कि अगर किसी दिन 200 पेपर्स लेके लोग आ गए और उनके पास देने के लिए 200 गोल्ड बार्स ना हुए तो वो क्या करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल सप्लाई ऑफ मेटल्स तो लिमिटेड थी। तो इसका हल गवर्नमेंट ने ये निकाला कि इस पेपर की वैल्यू गोल्ड से हटा के अथॉरिटी बेस्ड कर दी, यानी गोल्ड का बैकअप ही खत्म हो गया और ये कहा गया कि पेपर मनी ही सब कुछ है। अब गवर्नमेंट ने और भी पेपर मनी प्रिंट कर दी और ये फिजिकल मनी ही अपने आप में सब कुछ थे, यानी इसकी कोई एसेट वैल्यू नहीं थी। ये पेपर मनी गवर्नमेंट, अथॉरिटी, लॉ, टैक्स सिस्टम और पब्लिक ट्रस्ट की बेस पे चलने लगी। इसलिए इसको फिएट मनी कहते हैं। ये जो भी पीकेआर या डॉलर है ये सब फिएट मनी है। बैंकिंग सिस्टम। इसके बाद जब डिजिटल सिस्टम आया तो हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने लग गया। और इस बात की क्या गारंटी है कि बैंक कोई हेरा फेरी नहीं करेगा? तो इसकी गारंटी सेंट्रल बैंक्स देते हैं। ये सारे दूसरे बैंक सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होते हैं और ये खुद भी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता है। अब यहाँ एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो भी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं ये आपको सिर्फ नंबर्स ही शो होते हैं एज अ क्लेम, जो आप जरूरत पड़ने पर बैंक से ले सकते हैं। जबकि आपके पैसे बैंक लोगों को लोन देने में और डिफरेंट बिजनेसेस में यूज कर लेता है। यानी अगर सब के सब लोग उठ के एक बैंक से कैश लेने चले जाएं तो बैंक भाग जाएगा और उसके पास इतना कैश ही नहीं होगा। ऐसा दुनिया में बहुत बार होता भी है। कई बैंक के इस तरह की न्यूज है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। अब आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि आपके अपने ही कमाए पैसे पे सारे का सारा कंट्रोल बैंक्स और गवर्नमेंट का है, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स का खतरा रहता है। बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाना, ट्रांजैक्शंस ब्लॉक, मनी डिवैल्यू, स्लो ट्रांसफर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की लिमिटेशंस और इमरजेंसीज में सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ही एक्सेस कर पाना, ये सब प्रॉब्लम्स हर नॉर्मल इंसान को फेस करने पड़ते हैं। और अगर बैंक कोलैप्स कर जाए तो सब के सब लोगों का पैसा रिस्क में पड़ जाता है। ऐसा 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था। आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम।
अब इस क्राइसिस की वजह से 2009 में सतोशी नाकामोटो ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया। अब ये सतोशी नाकामोटो कौन था ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि ये एक ही आदमी हो या ये भी हो सकता है कि ये एक एनोनिमस ग्रुप हो। इस पेपर में बताया गया कि कैसे डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मनी इन सब मसलों का हल हो सकती है। इस पे कोई टैक्स और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी नहीं होगा। यही रीजन है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो के हक में नहीं है, पर अब मजबूरन अडॉप्ट कर रही है। अब यहाँ तक जो सब मैंने बताया है वो समझना भी जरूरी था ताकि आपको सेंट्रलाइज्ड मनी और डिसेंट्रलाइज्ड का डिफरेंस पता चल सकता। लेकिन अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो है रियल मैकेनिज्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो का मतलब है सीक्रेट कोड। ये वर्ड क्रिप्टोग्राफी से निकला है और करेंसी का मतलब वही करेंसी ही है, यानी इसका मतलब है डिजिटल मनी जो कि क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर की गई है। अब इस करेंसी में कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पीयर टू पीयर सिस्टम है, यानी सिस्टम में कोई भी किसी को भी कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। क्रिप्टो कॉइन्स वैल्यू। सबसे फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी जो कि आज बहुत वैल्यूएबल और फेमस है। इसके बाद और भी कॉइन्स बनाए गए। अब ये कॉइन सिर्फ कोड ही है लेकिन इसकी वैल्यू है। आपको शायद अभी कंफ्यूजन हो रही हो कि एक कोड की इतनी वैल्यू कैसे हो सकती है, इसके एक यूनिट के लोग इतने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कैसे दे सकते हैं। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, जिस भी चीज की सप्लाई लिमिटेड होती है उसकी वैल्यू होती है। पूरी दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइंस हो सकते हैं, ये इसके कोड में ही है। इससे ज्यादा बिटकॉइंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें से 19.9 मिलियन माइन हो गए हैं, यानी उसको डिफरेंट लोग ओन करते हैं, बाकी के अभी माइन नहीं हुए। माइनिंग का भी आगे जाके बताता हूँ। अब 21 मिलियन अमाउंट लिमिटेड है। लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से इसकी वैल्यू और ऊपर जा रही है। ये पेपर मनी के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो गवर्नमेंट ओवर प्रिंट कर सकती है, इसलिए उसकी वैल्यू गिर सकती है। लेकिन क्रिप्टो में फिक्स्ड अमाउंट ही होती है मोस्टली। दूसरी बात, लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं कि इसकी वैल्यू है, सेम जैसे लोग पैसे पे ट्रस्ट करते हैं कि पैसे की वैल्यू है। इसको और अच्छे से समझने के लिए गोल्ड की एग्जांपल ले सकते हैं। गोल्ड भी बस एक रॉक है, एक मेटल है, लेकिन लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती रहती है। सेम ऐसे बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी कोड हैं, लेकिन लोगों के ट्रस्ट की वजह से इनकी इतनी वैल्यू है। बिटकॉइन को वैसे डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। क्रिप्टो कॉइन क्रिएशन। अब आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो कोई भी कोडिंग से अपना कॉइन बना सकता है और अमीर हो सकता है। इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। उससे पहले आप ये समझ लें कि ये कॉइन्स बनते कैसे हैं। तो कोई भी कॉइन बनाने से पहले उसका सिस्टम बनाया जाता है, उसका नेटवर्क बिल्ड किया जाता है, जो कि पूरा का पूरा कोड होता है। जैसे सतोशी नाकामोटो ने एक कोड लिखा, वो कोड बेसिकली एक डिजिटल बुक होती है। ये नोटबुक बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे बैंक की शीट्स करती हैं। इस नोटबुक में हर ट्रांजैक्शन वगैरह नोट की जाती है। इसको लेजर बोलते हैं। लेकिन बैंक का लेजर प्राइवेट होता है, ये क्रिप्टो लेजर पब्लिक होता है। कोई भी इसे देख सकता है और एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इसका मोटिव ही यही था, ऐसा फाइनेंस सिस्टम बनाना जो पब्लिक हो, जिसे आम लोग देख सकें और किसी भी अथॉरिटी या कंपनी का कोई कंट्रोल ना हो उस पर। तो ये बिटकॉइन का लेजर C++ कोड में सतोशी नाकामोटो ने लिखा था और इस कोड में हर चीज डिफाइन कर दी जाती है। आपने याद रखना है कि अभी कॉइन्स नहीं बने, अभी सिर्फ नेटवर्क ही बना है, लेकिन इसके कोड में ही कॉइन की लिमिट भी ऐड कर दी जाती है। जैसे बिटकॉइन के कोड में ही लिख दिया गया था कि 21 मिलियन टोटल बिटकॉइंस की लिमिट रहेगी। इसमें सिस्टम को रन करने के लिए छोटी से छोटी चीज भी एज रूल इन एडवांस कोड में ऐड कर दी जाती है। अब जब ये रूल्स बन जाते हैं तो इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, इवन इसका फाउंडर तक चेंज नहीं कर सकता। इस लेजर की कॉपी को कोई भी एक्सेस कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी, कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट भी। सिंपली अगर आपका पीसी बहुत हैवी है तो नोट के सॉफ्टवेयर से ये लेजर डाउनलोड करके ब्लॉकचेन सिंक कर सकते हैं और आपके पास इसकी फुल हिस्ट्री आ जाएगी हर ट्रांजैक्शन की। अब वो लेजर फुल ऑफ रूल्स है, उसको हर कोई देख सकता है, लेकिन उसे कोई भी एडिट नहीं कर सकता है। कोई भी रूल्स उसमें चेंज नहीं हो सकते। उसमें सिर्फ न्यू ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड ब्लॉक की फॉर्म में सेव होगा। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक की फॉर्म में होती है। जैसे मैं अगर एक बिटकॉइन अली को बेचता हूं तो ये एक ब्लॉक बन जाएगा और इस ब्लॉक में मेरी पिछली ट्रांजैक्शन आईडी कह लें वो भी सेव होती है। ऐसे करके ब्लॉक्स की एक चेन बन जाती है। दैट्स हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स और यही क्रिप्टो की बैकबोन है। अब जिसके पास भी उस लेजर की कॉपी है और वो उस नेटवर्क का पार्ट है, उसको नोड कहते हैं। यानी वो सारे डिवाइसेस, कंप्यूटर्स हों या लैपटॉप्स जिसमें लेजर हो, वो नोड्स कहलाएंगे। इस सिस्टम में अब कोई भी रूल तब ही चेंज हो सकता है जब सारे नोड्स एग्री करेंगे। यानी अगर एक रूल चेंज करना हो तो कोई डेवलपर उस कोड को एडिट करेगा,
फिर वो एज रिक्वेस्ट सारे नोड्स के पास जाएगी और अगर सब के सब नोड्स उस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो ही वो रूल चेंज हो सकता है। दुनिया में मिलियंस ऑफ नोड्स हैं, तो आप खुद सोचें कि ये सारे किसी एक न्यू चेंज पे तो एग्री नहीं कर सकते ना, तो समझ लें कि रूल्स ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए इस नेटवर्क को कोई डिलीट नहीं कर सकता, तब ही कर पाएगा अगर सब एग्री करेंगे। अमाउंट ऑफ सप्लाई भी चेंज नहीं हो सकती। जैसे गवर्नमेंट्स अपनी मर्जी से मनी प्रिंट करके मनी की वैल्यू गिरा सकती है या कोई एक स्पेसिफिक नोट बंद कर सकती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। माइनिंग, अब आपको मैंने बताया था कि ये कॉइन्स इनिशियली बनते नहीं हैं, इनकी सिर्फ अमाउंट फिक्स कर दी जाती है और इनका एक सिस्टम या नेटवर्क बनाकर उसको पब्लिक कर दिया जाता है। अब जो कॉइन्स हैं वो माइनिंग के प्रोसेस से बनते हैं। सबसे पहले एक जीरो ब्लॉक बनाया जाता है क्योंकि अभी बिल्कुल फ्रेश नेटवर्क है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये रूल होता है। जीरो ब्लॉक के ऊपर ही बाकी ब्लॉक्स बनते हैं। अब होता क्या है कि एक सिस्टम बना दिया गया, उसको पब्लिक कर दिया गया, डिफरेंट पीसीज इसका लेजर अपने पास रख लेते हैं। अब वो सब इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट बन गए। अब कोई भी अपना वॉलेट क्रिएट करता है उस नेटवर्क पे तो उसका वॉलेट लाइव कर दिया जाता है लेजर में, साथ उसको कुछ कीज और एड्रेस दे दिया जाता है। जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका एक ब्लॉक बन जाता है। जितने भी नोड्स होते हैं उसमें से कुछ एज माइनर्स काम करते हैं। अब उन माइनर्स का टास्क होता है कि वो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करें। ये वेरिफिकेशन एक मैथ पजल को सॉल्व करके होती है। जब वो पजल सॉल्व हो जाती है तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। अब पजल सॉल्व करने के लिए बहुत सारे माइनर्स बैठे होते हैं और वो आपस में compete कर रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले कर पाता है वही विनर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो लोग क्यों ये सब करते हैं, उन्हें क्या मिलता है? इसका आंसर है रिवॉर्ड। उन्हें एज रिवॉर्ड न्यू कॉइन्स मिलते हैं और ये प्रोसेस माइनिंग कहलाता है। यानी न्यू कॉइन्स इस माइनिंग के प्रोसेस से बनते हैं। ये सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अनलिमिटेड कॉइन्स माइन करना पॉसिबल है। इसका एक ही लिमिट है जो कि कोड लिखते टाइम ही फिक्स कर दी जाती है। आपको मैंने बताया था कि बिटकॉइन के 21 मिलियन में से 19.9 मिलियन कॉइन्स माइन हो चुके हैं। वो इसी प्रोसेस के थ्रू माइन हुए हैं। हाल्विंग, इस माइनिंग का एक रूल होता है जिसे हाल्विंग कहते हैं और इसका मतलब है कि हर 4 साल बाद ये रिवॉर्ड हाफ होता जाएगा। जैसे जब बिटकॉइन लॉन्च किया गया था 2009 में, तब एक ब्लॉक का रिवॉर्ड 50 बिटकॉइंस होते थे और फिर 4 साल बाद यानी 2012 में 25 कॉइन्स हो गया, फिर 2016 में 12.5, ऐसे ही 6.25 और अब ये 3.1 कॉइन्स पर ब्लॉक चल रहा है, विच इज एक्चुअली लॉट क्योंकि आजकल बिटकॉइन 88,000 के आसपास पहुंचा हुआ है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में इन माइनर्स का बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा होता है। बहुत हैवी सिस्टम्स, बहुत हैवी पीसीज रन होते हैं और बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन भी होती है। कॉइन्स वर्सेस टोकन्स, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। कॉइन्स का मैंने आपको बताया है प्रोसेस कितना सीरियस है, इसलिए आपको जो थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स नजर आते हैं वो सब कॉइन्स नहीं है, वो टोकन्स हैं ज्यादातर। इनिशियल कॉइन बिटकॉइन ही बना था जो कि बिटकॉइन नेटवर्क का नेटिव कॉइन है। इसके बाद आल्ट कॉइन्स बने थे जिसे अल्टरनेटिव कॉइन्स कहा जाता है। ये कॉइन्स भी अपने अपने नेटवर्क के नेटिव कॉइन्स हैं, जैसे ईथ, इथेरियम का, BNB, बाइनेंस का, सोलाना का। ऐसे ये कॉइन्स 30-40 ही हैं, उसमें भी 10 to 15 हैं जिन्हें आप रियल वन या मोस्ट ट्रस्टेड कह सकते हैं। इन 30-40 नेटवर्क्स का एक एक ही नेटिव कॉइन है। ये सारे नेटवर्क भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही रन हो रहे हैं। बाकी जो आपको थाउजेंड्स ऑफ दूसरे कॉइन्स की लिस्ट दिखती है वो टोकन्स हैं, जैसे कि मीम कॉइन्स वगैरह। अब ये टोकन्स भी कोडिंग से बनते हैं, लेकिन इन्हें बनाना और लॉन्च करना बहुत आसान है। ये किसी भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क में बना दिए जाते हैं, इसलिए आपको अंधाधुन ये मीम कॉइन्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इवन 5000 न्यू टोकन्स डेली लॉन्च होते हैं। ये आप ऐसे ही समझ लें कि एक मेन नेटवर्क, एक रोड है जिसपे कुछ नेटिव कॉइन्स यानी बड़े ट्रक्स हैं और बाकी सारी छोटी गाड़ियां टोकन्स हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन टोकन्स की भी वैल्यू होती है और उसकी रीजन या तो यूटिलिटी होती है, यानी ये कॉइन्स एज टोकन डिफरेंट एप्स में प्रीमियम फीचर्स को अनलॉक करने के लिए यूज होते हैं। जैसे आप गेम्स में टोकन से बहुत सारे फीचर्स अनलॉक कराते हैं, या ये बस फॉर फन होते हैं और इनकी हाइप की वजह से लोग इनकी प्राइस ऊपर जाने पे बिलीव कर लेते हैं। लाइक ट्रम्प कॉइन एक टोकन था, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, वो एक मीम कॉइन था, बस हाइप थी उसके पीछे। और उससे आपको पता ही है लोगों ने कितना कमाया। मैंने खुद 15 करोड़ कमाया और वो एड्रेस मैंने अपने स्टूडेंट्स को पब्लिकली दिया हुआ है ताकि वो देख के मोटिवेट हो सकें। प्राइस मूवमेंट,
अब आती है हमारे काम की बात, जो कि है प्राइस। अब कॉइन जो भी हो, नेटिव या टोकन, उसकी प्राइस ऊपर नीचे मूव करती है और ये प्राइस मूव करती है सप्लाई एंड डिमांड की बेसिस पे। जैसे अगर किसी कॉइन के बहुत से बायर्स आ गए हैं तो सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस ऊपर चली जाएगी, और अगर किसी कॉइन को सब लोग बेचने लग जाएं तो उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम। ऐसी सिचुएशन में इसकी प्राइस नीचे गिरेगी। ये जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं, इनकी प्राइसेस बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती हैं, इसलिए होल्डिंग मैं रेकमेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, आप लोग इसकी प्राइस मूवमेंट पे ट्रेड जरूर कर सकते हैं, जिस तरह फ्यूचर ट्रेडिंग है, और मैं इसके सिग्नल्स भी रोज दे रहा हूँ। और हम द मोस्ट एक्यूरेट एंड फ्री क्रिप्टो ग्रुप हैं एशिया के। राइट मार्केट नॉलेज और एक्सपीरियंस से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास 2026 में, जहां से काफी प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। इसलिए मैं ग्रुप का लिंक नीचे दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लें, बॉट को मैसेज करें और फ्री क्रिप्टो ग्रुप में ऐड हो जाएं। एक बात का ध्यान रखना, बहुत फेक रोज मार्केट में मौजूद हैं, तो लिंक को डबल चेक कर लेना। आगे और भी डिटेल्ड वीडियोस आने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए गोल्ड है, जो कि मैं आपको इस चैनल पर फ्री में सिखाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपकी मिस ना हो, और लेट्स मेक मनी इन 2026 टुगेदर।